हेलो, गुड मॉर्निंग बॉयज़ एंड गर्ल्स। लास्ट लेक्चर में हमने नया टॉपिक शुरू किया है ना, जिसका नाम है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोगों को कुछ नई चीज़ें, बहुत सारी है ना, कुछ नहीं बहुत सारी चीज़ें नई सीखने मिलेंगी जो हम लोग देखेंगे, वन बाय वन शुरू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग भी थोड़ा सा कापी पेन है ना, नोटबुक और पेन को निकाल लो, फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए हैं तो सीखने में भी काफ़ी सारी चीज़ें आएंगी, तो उसको हम लोग वन बाय वन देखते चलेंगे। ठीक है ना बच्चों, तो हम लोग तो फिलहाल इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, है ना, इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इंट्रोडक्टरी पार्ट देख रहे हैं हम लोग। ठीक है ना, तो लास्ट लेक्चर में हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब क्या होता है और कुछ डिफरेंशिएटिंग पॉइंट्स ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में हमने देखे थे। तो आज के लेक्चर में हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे और उसके हिसाब से आगे आगे चलते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि सिलेबस में से बहुत सारा पार्ट हमारे डिलीट किया हुआ है ना। ठीक है, तो अब आज के इसमें देखेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब इम्पोर्टेंस क्या है। वैसे तो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में भी, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में भी आपको मैंने बताया है। ठीक है, फिर से और क्या करेंगे, उसी को कंटिन्यू करेंगे, थोड़ा सा मतलब इंट्रोडक्शन हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री हम कहाँ कहाँ पे यूज़ करते हैं जनरली, है ना, बहुत सारी जगह पे यूज़ करते हैं, तकरीबन बहुत सारी जगह पे हम यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस होगा, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है ना, हम लोग ड्रग्स इंडस्ट्रीज़ में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ करते हैं, मतलब अलग अलग टाइप के ड्रग्स जो होते हैं, टैबलेट, साइरप होगा, है ना, बहुत सारी चीज़ों में। ठीक है, तो ये ड्रग्स इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, या पेट्रोलियम इंडस्ट्री जो होगी, पेट्रोलियम इंडस्ट्री में भी हम लोग क्या करते हैं, यूज़ करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पेट्रोलियम में, है ना, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, है ना, ऑयल होगा, या अलग अलग टाइप के गैस होंगे। जैसे गैस के अंदर में कौन से बोल सकते हैं हम, एलपीजी होगा, सीएनजी होगा, है ना, तो ये सब में हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, और उसके बाद में डाई इंडस्ट्रीज़, है ना, डाई बनाते हैं ना, डाई बालों को लगाने के लिए, या कलर्स जो होते हैं कलर इंडस्ट्रीज़ में, है ना, कलर इंडस्ट्रीज़ में हम यूज़ करते हैं, पॉलीमर होते हैं उसके अंदर में, या तो प्लास्टिक इंडस्ट्री में यूज़ करते हैं, है ना। ठीक है, या कॉस्मेटिक इंडस्ट्री होगी, कॉस्मेटिक्स जो बनाते हैं, जो क्रीम्स, पाउडर्स वगैरह जो जो होते हैं, तो उसके अंदर में भी हम क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख रहे हैं हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिलेटेड। फूड इंडस्ट्री में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यूज़ होती है। फिर उसके बाद कहा जाए तो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री जो होती है, उसके अंदर में भी हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ करते हैं। ठीक है ना, फिर उसके बाद और कहाँ कह सकते हैं हम लोग, टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई, तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ही यूज़ होती है वहाँ पे, है ना। या तो सोप्स एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री में भी क्या यूज़ करते हैं हम लोग, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूज़ होता है। मतलब आप जो देख रहे हैं, जितने हम इम्पोर्टेंस बता रहे हैं, तो ये इसके अंदर में अगर आप इस चीज़ के ऊपर में अगर आप ध्यान दोगे, तो जितनी भी चीज़ें है ना, हम लोग सुबह से लेकर रात तक हर चीज़ों में क्या होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। ठीक है ना, और वैसे तो हमारी बॉडी ही भरी पड़ी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, है ना। यहाँ पे हम अलग अलग टाइप के न्यूट्रिएंट्स जो देखते हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, रफेज, तो ये सारे किस में आ जाते हैं, ऑर्गेनिक में आ जाते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी ही कैसी है, ऑर्गेनिक है ना। ठीक है, तो इसके अंदर में ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड्स थे जिसके अंदर में हम लोग देख रहे थे। तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, जैसे टेक्सटाइल मतलब कपड़ों के इंडस्ट्री में, जैसे नायलॉन फाइबर बना दिया, टेरिलीन बना दिया, है ना, नेचुरल एंड सिंथेटिक अलग अलग टाइप के पॉलीमर्स बना दिए, तो ये सारे किस में आएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं। ओके, तो ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में देख रहे थे हम लोग। ठीक है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जब हम डेफिनेशन कर रहे थे, तो मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसको कहेंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, या तो फिर और एक डेफिनेशन दे सकते हैं, है ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ नथिंग बट स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, इट इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसी को क्या बोल सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। स्टडी ऑफ कार्बन एंड कार्बन कंपाउंड्स, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड
ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक, ओके। तो अब इसके अंदर में हम लोगों ने जो डेफिनेशन बताई कि कार्बन और कार्बन के कंपाउंड्स, कार्बन या कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं तो उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग इंक्लूड करते हैं, उसी की स्टडी करते हैं। तो ये ऐसा क्यों होता है कि कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो क्या करता है कि कार्बन दूसरे कार्बन से क्या होने लगता है, जॉइंट होता है और कंटिन्यूअसली जॉइंट होते चलता है ना, मतलब बॉन्डिंग होने लगती है। एक कार्बन दूसरे से जुड़ेगा, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ऐसे ही कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, यंत्र टाइम तक भी बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये जो प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जिसके अंदर में कार्बन दूसरे कार्बन से जॉइंट होते, बॉन्डिंग होते होते आगे चलता है और स्ट्रक्चर है ना, वन कार्बन कंपाउंड से है ना मेनी लैक्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से बाइंड अप हो जाते हैं। तो इस प्रॉपर्टी को कहेंगे हम लोग कैटिनेशन। क्या बोलेंगे, कैटिनेशन। जैसे मैंने इसका एग्जांपल आपको पहले भी बताया है ना, डायमंड इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर कैटिनेशन प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। इन डायमंड कार्बन can be attached with carbon and other types of carbon and other types of carbons, ठीक है। तो ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, ओके। फिर उसके बाद में कार्बन की जो डिसोसिएशन एनर्जी होती है तो वो कैसी होती है, हायर डिसोसिएशन एनर्जी। मतलब कार्बन और कार्बन का अगर से बॉन्ड आपको अगर ब्रेक करना है तो उसको जो एनर्जी आप सप्लाई करेंगे तो वो एनर्जी कैसी लगेगी, ज़्यादा लगेगी, मतलब उसी को हम कहेंगे डिसोसिएशन एनर्जी। कार्बन ड्यू टू हायर डिसोसिएशन एनर्जी है ना, कार्बन बॉन्ड इज कैसे, क्या करना पड़ेगा, डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा क्यों है, क्योंकि कार्बन बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर रहेगा, तो इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी भी कैसे लगेगी, ज़्यादा लगेगी, ठीक है। अब दूसरी चीज़, कार्बन की मैं इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ कार्बन के आपको, है ना, कार्बन के इंपॉर्टेंस बता रहा हूँ। तो कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल का जो क्या करता है, टेट्रावैलेंसी शो करता है। टेट्रावैलेंसी मतलब 4 वैलेंसी शो करता है, जैसे मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में बताया हुआ है। 4 वैलेंसी मतलब इन द सेंस एटॉमिक नंबर है 6, इनर शेल में जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन्स, बचेंगे कितने, 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन्स में से जो आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो वो क्या करता है कि चारों ही इलेक्ट्रॉन दूसरे कार्बन के साथ में बाइंड अप करेगा, तो वो 4 से करेगा, वो 4 से करेगा। तो ये ऐसे ही कंटिन्यू कैटिनेशन होता रहेगा, मतलब बॉन्डिंग फॉर्म होती रहेगी। या कार्बन के साथ जॉइंट होगा, या कार्बन हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ क्या होगा, जॉइंट होता चलेगा। तो इससे कंपाउंड्स क्या हो जाते हैं, बहुत सारे है ना कंपाउंड्स बनने लगते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनने लगते हैं, ठीक है। तो ये हो गई, ठीक है। अब कार्बन से जो कंपाउंड्स बनते हैं तो वो आइसोमेरिज्म भी शो करते हैं। आइसोमेरिज्म एक्चुअल में क्या होता है मैं आपको आगे बताऊंगा। आइसोमेरिज्म मतलब फार्मूला तो वही होगा, याद रखिए, आइसोमेरिज्म मतलब चलते चलते बता देता हूँ, फार्मूला तो वही होगा लेकिन उनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, है ना। फार्मूला एक ही होगा, मोलिकुलर फार्मूला कैसा होगा, सेम ही होगा, लेकिन स्ट्रक्चर अलग अलग बनेंगे, है ना। जैसे मान लो कि अगर से मैंने पेंटेन अगर से लिया, ठीक है, पेंटेन, तो यहाँ पे अगर से आप देखें तो ये पेंटेन, मैं एग्जांपल बता रहा हूँ आपको, मतलब आइसोमेरिज्म होता क्या है। आइसोमेरिज्म मतलब मोलिकुलर फार्मूला वही होगा बच्चों, मोलिकुलर फार्मूला सेम होगा। जैसे मान लो यहाँ पे ये पेंटेन हम देख रहे हैं, अब पेंटेन का अगर से फार्मूला अगर से देखना चाहें तो कार्बन हमें कितने नज़र आ रहे हैं, 5, है ना। अब हाइड्रोजन की अगर से बात करें तो हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, H12 है ना, C5H12। अब इसी स्ट्रक्चर को, यही मोलिकुलर फार्मूला यूज़ करके मैं दूसरे टाइप का स्ट्रक्चर बना सकता हूँ। ये स्ट्रक्चर 1 हो गया, अभी दूसरा बना सकते हैं हम लोग। वो कैसे बनाएंगे, देखिए CH3, ये CH3, यहाँ पे CH3 बनेगा और यहाँ पे क्या बनेगा, CH3, ये भी बना सकते हैं। देखो वही फार्मूला है, उतने ही नंबर ऑफ कार्बन, उतने ही नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स है, तो ये बोलेंगे आइसोमर्स। ये क्या रहेंगे, पेंटेन के आइसोमर्स, इसको बोलेंगे आइसोमेरिज्म। तो कार्बन और कार्बन से बने हुए जो कंपाउंड्स होते हैं तो वो क्या बताते हैं, आइसोमेरिज्म बताते हैं, मतलब अलग अलग स्ट्रक्चर्स बताते हैं। और जितने अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर्स होंगे उतने ही उनके फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट होते जाएंगे, है ना। तो इसकी वजह से यूजेज भी क्या हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, बढ़ने लगते हैं, यूजेज भी ज़्यादा हो जाने लगते हैं, ठीक है। तो ये एक चीज़ हो गई, ठीक है ना। और कार्बन क्या करता है, बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी भी बताता है, ठीक है ना।
है ना। और कार्बन क्या करता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स बनाने लगता है, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन कंपाउंड, लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मतलब कंटिन्यूसली। अब ये जैसे मैंने किया तो इसको यहाँ पे CH2 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 ऐसे ही लॉन्ग चेन बनाएगा, या तो फिर ये स्ट्रेट चेन हो गई या फिर ब्रांच्ड चेन बनाएगा। ये स्ट्रेट चेन है ना, स्ट्रेट नज़र आ रही है, ये ब्रांचिंग है ना। या तो फिर इसी को एग्जांपल और एक हम दे सकते हैं, मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ। ये CH2 है, ये CH है, फिर यहाँ पे मैंने मान लिए CH3 लगा दिया, यहाँ पे ये CH2 लगा दिया, फिर से CH3 लगा दिया, तो ये क्या करेगा, ऐसे टाइप के स्ट्रेट चेन और ब्रांच्ड चेन क्या करता है, वो कंपाउंड्स बताता है ना। अभी हम इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं बच्चों, ठीक है, हम लोग इंट्रोडक्शन ही देख रहे हैं, बराबर, ठीक है। अब ये हो गया। और कार्बन की दूसरी चीज़ अगर से देखना चाहें तो कार्बन क्या करता है, मैक्सिमम कितने बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है, क्योंकि उसकी वैलेंसी कितनी होती है, टेट्रा वैलेंसी होती है ना। वैलेंसी कितनी होगी, टेट्रा वैलेंसी होगी। अब टेट्रा वैलेंसी होने की वजह से वो क्या करता है, 4 बॉन्ड्स है ना, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, 4 बॉन्ड्स फॉर्म करता है, ठीक है ना। 4 बॉन्ड्स क्या करेगा, वो फॉर्म करेगा, ठीक है ना। तो अब वो कैसे बनाएगा, अगर कहीं पे मान लो कि टेट्रा वैलेंसी अगर से फॉर्म हो रही है तो उसके अंदर में क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक तो वो 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। सिंगल बॉन्ड किसको कहेंगे, ये ऐसा कार्बन कार्बन में कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। कभी कभी हो सकता है कि ऐसे भी बॉन्ड बना ले, ये CH डबल बॉन्ड, ये CH2 है ना, यहाँ पे ये सिंगल है, ये डबल है ना, ये सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, मतलब सिंगल बॉन्ड भी बनाएगा। हो सकता है चारों के चारों सिंगल बॉन्ड बना दे, है ना, सिंगल बॉन्ड बना दे, ठीक है ना। या तो फिर हो सकता है कि 2 डबल बॉन्ड बना ले, या तो यहाँ पे मैं ऐसे बता सकता हूँ 2 डबल बॉन्ड कैसे बनाएगा। ये देखो 2 डबल बॉन्ड, ये वाला कार्बन जो है कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 डबल बॉन्ड बना रहा है ना। यहाँ पे ये वाला कार्बन क्या कर रहा है, 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। कैसे बनाएगा, ये देखिए यहाँ पे ये हाइड्रोजन 1 2 3 4 सिंगल बॉन्ड्स आ गए, कितने, 4 सिंगल बॉन्ड्स है ना। या तो फिर हो सकता है डबल बॉन्ड भी बना ले, या तो फिर हो सकता है कि 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड भी बना ले, है ना, बता सकते हैं ना। 1 डबल बॉन्ड और 2 सिंगल बॉन्ड, जैसे मान लो ये 1 डबल बॉन्ड है ना, कितने, 1 डबल बॉन्ड है, और इसी के साथ साथ ये 2 सिंगल बॉन्ड, मतलब कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4, 1 2 3 4, इस टाइप से कंटिन्यूसली चलता रहेगा, ठीक है। अब हम लोग आगे आगे बढ़ेंगे और उसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि पहले तो हम स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, है ना, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स या स्ट्रक्चरल फार्मूला अगर से देखें, है ना। अब मैं सिंपल एग्जांपल लूँगा, यहाँ पे सिंपल एग्जांपल से देखते हैं हम लोग स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन, कैसे स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम बता सकते हैं, ठीक है, वो देखेंगे हम लोग। छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी, ठीक है। स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखेंगे या मॉलिक्यूल्स, है ना, यहाँ पे लिख देता हूँ स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ, किसको देख रहे हैं, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अब स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, मैं एक सिंपल एग्जांपल लूँगा, जैसे मान लो मीथेन है या इथेन, है ना, मीथेन, मान लो मीथेन ले लिया, मीथेन का फार्मूला आपको पता होगा CH4, या तो मैंने मान लो इथेन ले लिया, ठीक है, इसका फार्मूला लिख सकते हैं C2H6, ठीक है, C2H6। अब इसका स्ट्रक्चर अगर से हम निकालना चाहें, है ना, तो कैसे निकाल सकते हैं, मान लो मीथेन पहले ले लेता हूँ, कार्बन कितने, नंबर ऑफ कार्बन 1, नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों, 4, ये 4 हाइड्रोजन्स मैंने निकाल लिए, ठीक है, 4 हाइड्रोजन्स मैंने निकाल लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड बता सकते हैं, क्योंकि कार्बन कितनी बॉन्ड फॉर्म करता है ना, 4, टेट्रावैलेंट है, 1 2 3 4, ये हो गया स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन, है ना, सिंपल, है ना, 4 सिंगल बॉन्ड्स, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीथेन, ठीक है, आ गया समझ में, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, ठीक है ना।
किसका, मीथेन का स्ट्रक्चरल फार्मूला। अभी इसी का है ना, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला। इसी का हम लोग क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला भी बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, है ना, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया। अब इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला कैसे बनाएंगे, यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला ऑफ मीथेन। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला ऑफ मीथेन। अब आपको एक चीज़ पता है कि जहाँ पे सिंगल बॉन्ड होगा, है ना, सिंगल बॉन्ड होगा, तो सिंगल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, होती है 2, है ना, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनता है, सिंगल बॉन्ड बनता है ना। बाय कंबाइनिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, है ना। तो इसी को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, ये डॉट फार्मूला बना सकते हैं, ये ऐसे देख लो, समझ में आएगा। इसको इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला कहेंगे। बात समझ में आ रही है। अब देखो यहाँ पे हमने जो बॉन्ड फॉर्म किया है, ये बॉन्ड को हम बोलेंगे कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बोलेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड है, कार्बन हाइड्रोजन में कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। अब कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है, ये देखिए, कोवैलेंट बॉन्ड मतलब क्या होता है कि दोनों की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको कोवैलेंट बॉन्ड बनेंगे। जैसे मान लो हाइड्रोजन का क्या कंप्लीट होना चाहिए, डुप्लेट, मतलब हाइड्रोजन के ऑर्बिट में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2 आते हैं, क्योंकि एक ही शेल है। तो यहाँ पे इसकी डुप्लेट कंप्लीट हो रही है बच्चों, है ना, हर हाइड्रोजन की क्या हो रही है, डुप्लेट कंप्लीट हो रही है। ये वाला, ये डुप्लेट कंप्लीट हो रही है, सभी हाइड्रोजन की डुप्लेट कंप्लीट हो रही है, मतलब ये स्टेबल हो गया, है ना, सभी स्टेबल हो गए, है ना। अब कार्बन की अगर से बात करें तो कार्बन के अंदर में पहले कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, अभी 4 इलेक्ट्रॉन 4 हाइड्रोजन से आ गए, है ना। तो ये क्या हो गया, देखो कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं कार्बन के साथ, 2 2 4 2 6 2 8, है ना। मतलब यहाँ पे कार्बन का ऑक्टेट क्या हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, मतलब दोनों भी स्टेबल हो गए। हाइड्रोजन का डुप्लेट हो गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, दोनों भी क्या हो गए, स्टेबल हो गए। मतलब कार्बन का यहाँ पे सारा खेल जो चलेगा, है ना, सारा खेल जो चलेगा वो स्टेबिलिटी के ऊपर में चलेगा बच्चों। किसके ऊपर में, स्टेबिलिटी के ऊपर में, क्योंकि सभी एटम्स को, सभी एलिमेंट्स के एटम्स को क्या चाहिए, स्टेबिलिटी चाहिए। जैसे हमारे लाइफ में स्टेबल होने के लिए हम क्या करते हैं, सभी मेहनत हमारी किस लिए चलती है, मम्मी पापा की हो, हमारी हो, भाई की हो, बहन की हो, सभी की, है ना। तो हम किस लिए मेहनत करते हैं, स्टेबिलिटी आना चाहिए लाइफ के अंदर में, क्या आनी चाहिए, स्टेबिलिटी। वैसे ही सभी, है ना, एटम्स क्या करते हैं, स्टेबल होने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। पहले वाले कुछ बॉन्ड ब्रेक करते हैं, नए बॉन्ड फॉर्म करते हैं, है ना। बॉन्ड कुछ ब्रेक हो जाएंगे, कुछ फॉर्म हो जाएंगे, तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए ये सारा खेल चलता है। सारा खेल ही चलता है किसके ऊपर, सारा खेल है स्टेबिलिटी का, सारा खेल है स्टेबिलिटी का। तो स्टेबिलिटी गेन करने के लिए चलता है। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला, बराबर ना, आ गया समझ में। अब ऐसे ही आप लोग क्या करो कि घर में इसका फार्मूला बनाओ। जैसे मैं इसका स्ट्रक्चर निकाल देता हूँ, है ना, ऐसे लिखेंगे इसको, H H H H H और ये H, है ना, C2H6 आ गया। अब यहाँ पे सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, कोवैलेंट बॉन्ड है, तो ये आप इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला इसका बना सकते हो। जैसे मैंने स्ट्रक्चरल फार्मूला इथेन का यहाँ पे बना दिया है ना। अब इसका डॉट फार्मूला आप बना सकते हो, बराबर, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला और स्ट्रक्चरल फार्मूला हमने एक एग्जाम्पल के तौर पे हमने क्या किया, देखा, यहाँ पे एग्जाम्पल लिया उसका, ठीक। अब आगे ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आप बना सकते हो। मीथेन हो गया, इथेन हो गया, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन, अनडेकेन, डोडेकेन, ऐसे कंटिन्यू आप क्या कर सकते हो, बनाते जा सकते हो, आगे आगे बना सकते हो, ठीक है। आगे ना समझ में, ठीक। और एक चीज़ याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला जो होता है, इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूले को ही कहते हैं हम लेविस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूले को ही क्या कहा जाता है, लेविस स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे इसको, लेविस स्ट्रक्चर, याद रखिए, ठीक है। क्या बोलेंगे, लेविस स्ट्रक्चर। इट इज ऑल्सो कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला इज ऑल्सो कॉल्ड लेविस स्ट्रक्चर, ठीक है। आ गया, यहाँ तक हो गया क्लियर कहानी, ठीक है। तो अब ये 2 फार्मूलेज
पहले यूज़ किए जाते थे, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते चले गए तो हुआ यूँ कि बड़े बड़े कंपाउंड्स आने लगे, तो सभी को स्ट्रक्चरल फार्मूला निकालना या इलेक्ट्रॉन डॉट फार्मूला निकालना बहुत, है ना, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो गई, है ना, बहुत सारा वक्त लगने लगा। तो उसके अंदर में साइंटिस्ट ने क्या किया कि उसको थोड़ा सा छोटा करने की कोशिश की, है ना, छोटा करने की कोशिश की। तो अब वो छोटा करने की कोशिश होने के बाद तो हम क्या देखते हैं कि, है ना, छोटा कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं हम लोग, कंडेंस कर रहे हैं, कंडेंस कम कर रहे हैं, है ना। तो अब नेक्स्ट जो देखेंगे तो कंडेंस्ड फार्मूला होगा हमारा, कौन सा होगा, कंडेंस्ड फार्मूला, कंडेंस्ड फार्मूला, ठीक है ना। कौन सा फार्मूला देख रहे हैं हम लोग, कंडेंस्ड फार्मूला देख रहे हैं अभी, ठीक है, कंडेंस छोटा कर रहे हैं हम लोग। अब कंडेंस फार्मूला अगर से देखें, अगर से मैं कंडेंस फार्मूला अगर से लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, कैसे लिख सकता हूँ कि कंडेंस फार्मूला अगर से देखना है ना, तो इथेन का कंडेंस फार्मूला हम कैसे लिख सकते हैं, कंडेंस के अंदर में जैसे मान लो सिंपल हमने ऐसे इथेन को ऐसे लिख दिया, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, है ना, वही है ना, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो कंडेंस फार्मूला मतलब क्या होगा कि जिसके अंदर में बॉन्ड नहीं आएंगे, कार्बन कार्बन के अंदर में बॉन्ड हम शो नहीं करेंगे। जैसे ये है तो इसको लिखते वक्त में सिर्फ ऐसे लिखेंगे CH3 CH3, तो ये होगा कंडेंस्ड। यहाँ पे कार्बन कार्बन के अंदर में बॉन्ड नहीं आएगा। हाँ, लेकिन अगरचे मान लो कि ऐसे अगरचे कुछ कहा गया है हमें, जैसे बोल सकते हैं हम लोग C2H5COOH, है ना, है ना, प्रोपेनोइक एसिड बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एसिड, है ना। प्रोपेनोइक क्यों बोल रहे हैं, प्रोपेन है, यहाँ पे 2 कार्बन है, यहाँ पे 1, है ना, 2 और 1, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको अगर कंडेंस, अगर स्ट्रक्चरल में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, देखो स्ट्रक्चर में यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ CH3 CH2 COOH, ये स्ट्रक्चरल फार्मूला हो गया, है ना। अब इसी को मुझे कंडेंस करना है, तो कंडेंस करना है तो मैं क्या करूँगा कि कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड को क्या कर दूंगा, हटा दूंगा, तो ये कंडेंस बन जाएगा, है ना। ये स्ट्रक्चरल हो गया, ये कंडेंस हो गया, है ना। मतलब यहाँ पे आप कार्बन के साथ में नंबर ऑफ हाइड्रोजन 3, 1 2 3, यहाँ पे 2 हैं, 1 2, यहाँ पे COOH है, तो ये बता सकते हैं, आ गया, ठीक है। इसी को अगर से लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हो आप, है ना, CH2, ये C डबल बॉन्ड O, ये OH, है ना। इसी को अगर कंडेंस अगर से और करना चाहो तो इसको ऐसे कर सकते हो, कैसे, देखो यहाँ पे लिखूँगा मैं C2, ये H5, है ना, C2H5COOH, है ना, ऐसे यहाँ पे बताऊँ C2H5C डबल बॉन्ड OH, ये होगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि मैंने क्या किया है कि कार्बन कार्बन वाले जो बॉन्ड थे उसको हटा दिया मैंने, है ना, छोटा कर दिया, है ना। अभी यहाँ पे अगर से देखें आप, इसको छोटा कर दिया, यहाँ पे सिर्फ मैं कार्बन और अदर जो एलिमेंट्स रहेंगे जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, फास्फोरस जो आएगा तो उसी के लिए मैं बॉन्ड यूज़ करूँगा, बाकी के लिए यूज़ नहीं करूँगा। मतलब कार्बन कार्बन वाले बॉन्ड सारे हटा दूंगा, और कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, है ना, तो उनके बॉन्ड क्या करेंगे हम लोग, फॉर्म करेंगे, बताएंगे। मतलब फंक्शनल ग्रुप जहाँ पे भी आएगा तो उसके बॉन्ड आपको बताना है, ठीक है। वो बॉन्ड क्या करेंगे हम लोग, बताएंगे, है ना, बताएंगे। कंडेंस फॉर्म में कर रहे हैं हम लोग, है ना। मतलब इतना सारा स्ट्रक्चर लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये कंडेंस हो गया, ये भी कंडेंस हो गया, तो इतना सारा लिखने की ज़रूरत है नहीं। अभी यहाँ पे टाइम क्या हो जाएगा, कम लगेगा, है ना। तो ये मेथड्स हैं, ठीक है। तो ये कंडेंस फार्मूला भी हमने देखा, ठीक है। अब अदर रिप्रेजेंटेशन जो होंगे मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट करने के, तो वो भी हम लोग क्या करेंगे कि नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए इतने आज यहीं रुकेंगे हम लोग, है ना। थैंक यू।